Welcome to Bind EduTech, and this is a continued video lecture of the chapter that is on my screen, Hornbill, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक में इसी स्टाइल में लिखा हुआ है। अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में, तो यही टाइटल दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टाइटल लिखने के बाद नीचे ऑथर्स का नाम लिख दिया। उसके बाद फिर ये चीज़ एक होता है, यहाँ लिखता है नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, infer their meaning from the context। बोल रहा है कि जब आप टेक्स्ट पढ़िएगा टेक्स्ट बुक से, तो नीचे दिए गए कुछ ये जो एक्सप्रेशंस हैं, 5 हैं, ये आपको जहाँ भी टेक्स्ट में मिलेंगे उसको नोटिस कीजिएगा। पहला काम है कि टेक्स्ट में ये 5 टर्म्स जहाँ भी मिले पहले उनको नोटिस कीजिए। उसके बाद उनका मीनिंग जानिए फ्रॉम द कंटेक्स्ट, कि इस चैप्टर में ये वर्ड या ये वर्ड्स या ये टर्म्स क्यों यूज़ किए गए हैं, क्या मतलब है, इससे कैसे रिलेशन है, ये आपको करना है। 5 वर्ड्स, 5 फ्रेजेस जैसे मुझे दिख रहे हैं। जो पहला है ऑनिंग आवर सीफेयर स्किल्स, ठीक है, ये आएगा उस समय नोटिस करना है। दूसरा है ओमिनस साइलेंस, ये टर्म आएगा। तीसरा है मे डे कॉल्स, मे डे कॉल्स, ये वर्ड आएगा, उस समय नोटिस करना है और मीनिंग जानना है। फिर है पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, ये टर्म भी आएगा, तो नोटिस करना है और उसका मीनिंग कंटेक्स्ट के अनुसार जानना है। और एक और टर्म है अ टस्ड हेड, टस्ड हेड, ये टर्म्स जहाँ आएंगे वहाँ आपको नोटिस करना है। पहले तो यहाँ सर ये टर्म बोला था कि ये टर्म आएगा तो नोटिस करना, फिर उनका मीनिंग जानना है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, कि उन मीनिंग इन टर्म्स का क्या मतलब निकलता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे, तभी तो पूरा चैप्टर में से छांट करके 5 टर्म ही दिया है आपको नोटिस करने के लिए। चैप्टर में तो अनगिनत ऐसे वर्ड्स आएंगे, अनगिनत ऐसे टर्म्स आएंगे जिनका मीनिंग आप नहीं जानिएगा ना, और वो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट टाइम वो वर्ड उनके सामने आए। तो ऐसे तो अनगिनत वर्ड्स आएंगे, मगर टेक्स्ट पढ़ते वक्त अगर इन 5 टर्म्स को नोटिस करने बोल रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि ये 5 टर्म्स उन अनगिनत नए टर्म्स और वर्ड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए इन 5 टर्म्स को बोला है कि स्पेशली नोटिस कीजिएगा कहाँ आता है और इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नोटिस करना तुम्हारा काम भी है। 5 टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं ना, कहीं भी आएगा तो नोटिस करना। मैं भी नोटिस करके बताऊंगा, पर पहला काम तुम्हारा होना चाहिए नोटिस करने का। मीनिंग अभी हम आपको अभी नहीं बताना है, हमको पहले नोटिस करना है कि ये कहाँ आया है टेक्स्ट में, ये टर्म्स, और उसके बाद फिर मीनिंग्स बताएंगे इन टर्म्स का।
उस समय। अब ये हमारा टेक्स्ट बुक का शुरुआत है। तुम पीछे NCERT का वाटर मार्क भी देख सकते हो। NCERT वाटर मार्क है, तो NCERT ही हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। और इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखो यहाँ, इन जुलाई 1976। ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ कहाँ? ब्रिटिश वाटर्स पर, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ, छोटा पैराग्राफ, आर बोट से शुरू हुआ और वो ख़त्म हुआ कहाँ पर? वी कुड फाइंड। तो जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं, तो मैं आपको वो मिला के दिखा देना चाहता था, मैच करके दिखा देना चाहता था कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो मैं शुरू करता हूँ, जो जिन चीज़ों को रखता हूँ, ये होते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के पार्ट्स। टेक्स्ट बुक का मतलब पार्ट्स क्या? टेक्स्ट बुक के वर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ शुरू किया, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में इन जुलाई 1976, ठीक है। और यही फर्स्ट पैराग्राफ मैंने ख़त्म किया कहाँ? ब्रिटिश वाटर्स पर, ठीक है। और यही चीज़ तुम देखो यहाँ भी हुआ है, ब्रिटिश वाटर्स पर ख़त्म हुआ है। तो सभी वर्ड्स यही हैं, उसको सिर्फ मैंने अपना नोट्स में इंक्लूड किया है। और देखो आवर बोट वेव मेकर से लेकर के कुड फाइंड तक सेकंड पैराग्राफ है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी सेकंड पैराग्राफ आवर बोट वेव मेकर से लेकर के वी कुड फाइंड तक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट, वर्ड बाय वर्ड, टर्म बाय टर्म। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सब कोई ऐसा टर्म बाय टर्म पढ़ा हो या सबको पढ़ाया गया हो। देखो हर टीचर का अपना मेथड होता है, अपना मेथडोलॉजी होता है पढ़ाने का, और हर टीचर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। एज ए टीचर एंड with the help of my experience in teaching of previous 10 years, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से, 10 साल का एक्सपीरियंस, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया क्लासरूम में, तो वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो कि यहाँ लाने से पहले, चैप्टर तो यहीं से शुरू है, लेकिन यहाँ तक लाने से पहले हम तुमको 10-12 क्लास क्यों बताएं? यहाँ तक लाने से पहले यहीं से शुरू कर सकते थे, क्या प्रॉब्लम था? बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ से ही शुरू किया होगा। लेकिन मेरा जो अपना मेथडोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने की इच्छा रखते हों, वर्ड बाय वर्ड समझने, जानने, सीखने की इच्छा रखते हों, लेकिन किसी कारणवश उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है फॉर एनी रीज़न, उनके मन में बड़ी इच्छा रहती है कि काश
ये शब्द मतलब वर्ड बाय वर्ड इसको स्टोरी को टेक्स्ट बुक से हमको बताया जाता, समझाया जाता, तो मैं मैक्सिमम जानकारी पा सकता था। देखो, अगर इस चैप्टर का मैं नोट्स बना दूं, टेक्स्ट बुक छोड़ दूं, अगर नोट्स बना दूं, तो भी उन नोट्स को पढ़ के भी यकीनन आप चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। 70-75% चीज़ें जान जाएंगे अगर मैं इनका नोट्स बना दूं, सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू नहीं ले जाऊं आपको, तो आप 70-75% चीज़ें आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे, मार्क्स भी ले आएंगे। मगर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए 75 मार्क्स जो है वो एम नहीं है, उससे ज़्यादा का एम है कि सर मेरा 75 से नहीं चलेगा काम, हमको 80s में चाहिए, 90s में चाहिए, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, और अगर ऐसे स्टूडेंट्स में आप हैं जो सीधा यहाँ से नहीं शुरू करके इस चैप्टर के बारे में पहले सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ले, जान ले, सोच ले, देख ले, समझ ले। पिक्चर्स मैंने दिखाया आपको, जहाज़ दिखाया, कैटेगरी बताया मैंने आपको, रेसिंग में क्या क्या कैटेगरी होता है, उसमें से एक कैटेगरी 49 ER का भी है। उस कैटेगरी में कैसे शिप्स शामिल होते हैं, बोट्स, वो भी मैंने आपको दिखाया। और उस कैटेगरी का टीम में कितना मेंबर होता है वो भी मैंने आपको दिखाया है, बताया है। अब ये सब कब बताया, यहाँ अभी थोड़ी बताया। बैकग्राउंड इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोस हैं, चाहे वो 10 हो, 12 हो, चाहे 15 हो, वो आपका बैकग्राउंड तैयार करती हैं, जो दोनों मतलब जो हर तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो फेलियर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि वो पास कर जाएंगे निश्चित रूप से। जो पास कर जाते हैं उनको निश्चित रूप से मदद होगा कि वो 60s में चले जाएं, अब पासिंग मार्क्स में न रहें, 40s में या 42, 43 में जो लोग रहते हैं वो लोग 60+ में जाएगा, और जो पहले से 60+ में है वो 75+ में जाएगा, और जो पहले से 75+ में है वो 80s और 90s में जाएगा। तो इतने कैटेगरीज के लिए, सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। जो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले जो मैं बैकग्राउंड्स बताता हूँ, वो स्पेशली 80s 90s का जो एम रखते हैं, उनको तो पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए बैकग्राउंड को। अभी तक कहानी का पहला लाइन शुरू भी नहीं किए हैं, और आपको 15 लेक्चर हम दे चुके हैं इस चैप्टर पे। तो 15 लेक्चर्स कुछ स्टूडेंट्स को, देखो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स भी तो अलग अलग हैं ना, स्वभाव के टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग हैं। इस दुनिया में 7.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 7.5 बिलियन, और सभी यूनिक हैं, सब एक अपने आप में अलग है। 7.5 अरब इंसान में
सब एक दूसरे से अलग है, सब यूनिक हैं। तो कुछ ऐसे भी नेगेटिव बातें माइंड में आ सकती हैं, ज़रूर आएंगी भी, कि सर चैप्टर शुरू करने से पहले इतना लंबा मतलब बैकग्राउंड देना, ये मार्क्स के हिसाब से कितना बेनिफिशियल है। तो मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ कि मार्क्स के हिसाब से भी बेनिफिशियल है, सब कोई को फ़ायदा होगा मार्क्स में, हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। और उनमें जो मैं वर्ड्स देता हूँ और जो मैं एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ अपने बैकग्राउंड से, कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, पहला लाइन पढ़ने से पहले पढ़ने वाले के मन में, पढ़ने वाले के माइंड में एक पूरा इमेजिनेशन आ जाना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पहला लाइन से, वो चैप्टर किस समय का है, किसने लिखा है, उसमें क्या लिखी गई हैं, उसमें कौन सी बातें हैं जो समझाने की कोशिश की गई हैं, कैरेक्टर्स कौन हैं, कैसे हैं, ये सब अगर तुम समझ के और तब चैप्टर शुरू करोगे ना, तो चैप्टर समझने में प्रैक्टिकली बहुत आसानी होगी और मार्क्स वाइज भी फ़ायदा होगा, इन्फॉर्मेशन वाइज तो होगा ही होगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कभी किसी वर्ड के बारे में कि सब कोई वर्ड लिखेगा अगर मेडिसिन या सॉल्यूशन, और अगर आप रेमेडी वर्ड याद रख के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो फ़र्क पड़ जाएगा आंसर के मार्क्स में। और ऐसे ऐसे अगर वर्ड्स जो मैं कितने बता चुका हूँ अभी तक चैप्टर शुरू करने से पहले, उन वर्ड्स को भी अगर आप याद रखिएगा तो आपको शब्दों की कमी नहीं होगी। पहली बात, बैकग्राउंड क्लियर रहता है ना, तो आदमी को मतलब आसानी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल देंगे, फूलिश एग्ज़ाम्पल देंगे, ठीक है, कि तैरने में किसको मज़ा आता है? तैरने में किसको मज़ा आएगा और किसको डर लगेगा? तैरने में उनको मज़ा आता है जो स्विमिंग जानते हैं, और तैरने से उनको डर लगता है जो स्विमिंग नहीं जानते। तो ठीक उसी तरह जितना भी इंफॉर्मेशन हम दिए हैं अभी तक बैकग्राउंड में, वो सारे इंफॉर्मेशंस इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसी चैप्टर के बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, और वो सारे इंफॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर का पहला लाइन शुरू करने से भी पहले, ताकि आपको पहले से ही अंदाज़ा रहे कि हम लोग चैप्टर में किस बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग इंडियंस स्पेशली, हम लोग जो हैं वो ये जो बोटिंग होता है या बोट रेसिंग या शिपिंग होता है या सेलिंग होता है, ये हम इंडियंस पूरा इंडिया में सिर्फ उन्हीं जगहों के लोग इसके बारे में जानते हैं जहाँ कोस्टल एरियाज़ है, समुद्री इलाका है। लेकिन उसके अंदर हमारा कंट्री इतना लंबा चौड़ा है कि सभी लोग जो ट्रैवलिंग होता है, हम लोग ट्रैवलिंग
बाय बाइक, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ये बहुत लोगों ने किया होता है। मगर हम लोग जिधर से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के लिए सेलिंग करना ये एक नई बात है, ये टॉपिक ही नया है। सेलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ कभी इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। कोस्टल एरियाज़ में जो स्टेट्स हैं वहाँ कुछ जगह है, केरला तरफ चले जाइए, उधर कोस्टल एरियाज़ और भी जहाँ हैं, गुजरात चले जाइए, मुंबई चले जाइए, महाराष्ट्र मतलब चले जाइए, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको सेलिंग और सेलर्स, शिप्स, बोट्स, ये सब वहाँ पे आपको वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, पहले से जानकारी होती है। हमारे लिए ये जो सेलिंग है और बोट है और शिप है ना, हम लोगों ने कभी, बहुत सारे लोग इधर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो लोग हैं, नॉर्दर्न पार्ट के जो लोग हैं स्टेट्स के, इसी कंट्री में, जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, झारखंड के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, और ऊपर चले जाएं दिल्ली के लोग हैं। ये सब क्या हैं? हम लोग के लिए सेलिंग और शिप और बोट, ये हम लोग के लिए नया विषय है। यही कोई ट्रेन जर्नी के बारे में बताता, या बस जर्नी, या एयरक्राफ्ट जर्नी, तो हम लोग बहुत कुछ पहले से जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। ट्रेनिंग बाय जर्नी बाय ट्रेन, जर्नी बाय रोड, जर्नी बाय एयर, ये हम लोग के लिए कॉमन है। तो हम लोग उसके बारे में जानते भी हैं कि ट्रेन होता है, ट्रेन में एक नॉन रिजर्व्ड कोच होता है, उसके बाद फिर स्लीपर क्लास के कोचेज़ होते हैं, उसके बाद फिर थर्ड एसी के कोचेज़ होते हैं, फिर सेकंड एसी के होते हैं, फिर फर्स्ट एसी के होते हैं। ट्रेन के बारे में इतना कैसे जानते हैं? क्योंकि ट्रेन में हम लोगों ने सफ़र किया है, हमें मौका मिला है, तो हम जानते हैं। एरोप्लेन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हवाई सफ़र के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे आप में से भी, जिन लोगों ने किया होगा, कि टिकट में कहाँ पे टिकट नंबर रहता है, कौन कौन सी चीज़ें ले करके आपको एयरपोर्ट पहुँचना होता है, कितना देर पहले पहुँचना होता है, बोर्डिंग पास कब दिया जाता है, कितना देर पहले बोर्डिंग हो जाना चाहिए, कितना वेट करना पड़ता है। फिर शिप में जाने के लिए, एयरप्लेन में जाने के लिए फिर अनाउंसमेंट होता है, काउंटर नंबर बताया जाता है, लाइन में हम लोग लगते हैं, फिर एक एक करके लाइन में से हम लोग अपना सीट, अपना जो टिकट है वो हाथ में रखे हुए हम लोग एक टनल के थ्रू सीधा एरोप्लेन के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जो ऊंचाई पे होता है। टनल के थ्रू पहुंचते हैं और फिर हम लोग वहाँ पे अपना जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं वो टिकट्स देखती हैं और वो उनका सीट बताते जाती हैं कि दिस रो थर्ड वन, दिस रो सेकंड वन, विंडो साइड और नॉट, ये बता देती हैं। वहाँ लिखा भी होता है इतना कुछ। जैसे और जो लोग हवाई यात्रा किए होंगे वो लोग को ये पता होता है, जैसे मैंने किया है तो मुझे पता है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ मतलब समझते हो ना, रनवे पे दौड़ करके जब प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो टेक ऑफ करने के बाद ऊंचाई पे जाता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो फिर हॉरिजॉन्टल चलता है कुछ दूर,
हॉरिजॉन्टल चलता है कुछ दूर, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद। फिर जैसे गाड़ी में गियर लगाते हैं ना, फिर ऑब्जर्व करोगे कि गियर लगता है और ये जो हाइट था वो फिर चेंज होता है, ऊपर जाके सेकेंड हाइट तक हम लोग आते हैं। फिर थोड़ा देर इस सेकेंड हाइट पे ही चलते हैं हॉरिजॉन्टल, फिर एक गियर ऊपर उठता है और थर्ड जो फाइनल हाइट होता है वहाँ पे एरोप्लेन पहुँचता है थर्ड गियर मतलब चांस में, और फिर वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है और फिर वैसे ही उतरने का भी सिस्टम वैसे ही है उसको नीचे लाने का। ऐसा नहीं है कि सीधे हाईएस्ट पॉइंट से सीधे लैंड करा दिए, पहले हाईएस्ट पॉइंट से एक तल्ला नीचे आएगा, थोड़ा दूर चलेगा, फिर एक तल्ला नीचे आएगा, फिर थोड़ा दूर चलेगा और तब उसको रनवे दिखाई पड़ेगा, रनवे लाइट्स, और तब रनवे पे वो उतारेगा। अब इतना कुछ हम लोग या जो लोग जानते हैं वो कैसे जानते हैं? बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बाई रोड अगर आप कहीं जाते हैं तो उसका एक अलग मज़ा है। जैसे बाई रोड अगर आप 1000, 2000, 3000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर लें बाई रोड, तो उसमें भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे। जैसे मैंने मान लो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, कि झारखंड से मैं अपने शहर हज़ारीबाग से निकला और हम लोग ड्राइव करते हुए न्यू दिल्ली पहुँचे। न्यू दिल्ली से में कुछ हॉल्ट करने के बाद फिर ड्राइव करते हुए गोल्डन टेम्पल अमृतसर वहाँ पहुँचे। फिर अमृतसर से ड्राइव करते हुए मतलब बाय रोडवेज हम लोग दिल्ली पहुँचे, न्यू दिल्ली, और फिर नई दिल्ली से ड्राइव करते हुए फिर वापस आ गए झारखंड। तो ये जो रोडवेज का जो जर्नी था, तो इसके बारे में भी हमें सब पता है, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कि रोड जर्नी में हाईवेज़ को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, कट रोड से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो शॉर्टकट्स जो हैं वो रोड ख़राब होते हैं। हाईवेज़ को फॉलो करना चाहिए जिससे आपका गाड़ी का स्पीड भी ठीक रहेगा, माइलेज भी ठीक रहेगा, आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, अच्छी रोड रहेगी तो उसमें हम लोग ना जब ट्रैवल करते हैं ना तो NH से सोचते हैं कि जहाँ तक संभव हो नेशनल हाईवे अपने गूगल मैप में डाल के ट्रैवल करते हैं। अब ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को हैं, मगर एक सर्टेन जो स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को सेलिंग, बोटिंग, शिपिंग के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो उनके लाइफ का हिस्सा रहा ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको सेलिंग से जुड़ी हुई, शिपिंग से या सी जर्नीज, वॉयजेस से जुड़े हुए कुछ कॉमन बातें जाननी पड़ेंगी। जैसे एरोप्लेन के बारे में बताया, जैसे बाय रोड बताया, जैसे बाय ट्रेन बताया। तो वैसे ही जब आप ट्रैवल करेंगे शिप से तभी ना आपको एक्सपीरियंस हो पाएगा कि इसमें क्या क्या रहता है शिप में, किससे दिशा मुड़ता है, किससे चेतावनी मिलता है, किससे ब्रेक लगता है,
किससे एंगल देखते हैं, ये सब कब पता रहेगा, जब आप ये किए रहेंगे। तो एक पार्टिकुलर मैंने कुछ स्टेट्स का नाम लिया, जिसमें हमारा स्टेट भी है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे हैं इधर, जहाँ पर हम लोगों को सेलिंग का अनुभव नहीं है, ना हम लोगों ने देखा है। तो इस दृष्टिकोण से इस चैप्टर को पढ़ते वक्त सेलिंग से जुड़ा हुआ और वॉयेज थ्रू वाटर, समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ शिप्स और बोट्स के बारे में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, क्योंकि आपने इन चीज़ों को कभी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं कोशिश करूँगा कि उन वर्ड्स को आपको समझाता चलूँ और हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखें विथ वर्ड मीनिंग्स एंड विद द मीनिंग ऑफ द कंटेक्स्ट। एक होता है शब्दों का अर्थ और एक होता है उसका भावार्थ। तो हम लोग शब्दों को भी पढ़ेंगे एकदम वर्ड बाय वर्ड, जो मैंने दिखाया टेक्स्ट बुक का पार्ट है, और उसका अर्थ भी जानेंगे, शब्द का अर्थ भी जानेंगे, और उसका भाव का मतलब उसका मीनिंग क्या निकल रहा है वो भी हम लोग जानेंगे। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है दोज हु आर एमिंग फॉर द हाईएस्ट मार्क्स। तो उन लोगों को तो जाना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। अगर फाकी मारा तो वहाँ पे तुम्हारा मार्क्स कटते जाएगा। और अदरवाइज जो लोग 40 नंबर में खुश हैं, 42 आ गया बहुत खुश हैं, 45 आ गया तो सेकेंड डिवीज़न बहुत खुश हैं, ऐसे भी तो स्टूडेंट्स हैं। तो उन स्टूडेंट्स को अपने लेवल पे कोशिश करना है, और जो स्टूडेंट्स और अपग्रेड होना चाहते हैं उनको अपने लेवल पे कोशिश करना है। और इसके लिए वर्ड बाय वर्ड जाना, वर्ड बाय वर्ड समझना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वर्ड मीनिंग्स, उनका भावार्थ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ये जो शुरुआत है फर्स्ट पैराग्राफ, और साथ ही सेकंड पैराग्राफ जो आपके टेक्स्ट बुक में है सेम, वो मैंने टेक्स्ट बुक का पार्ट यहाँ लिया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, वर्ड मीनिंग्स भी बताऊँगा। और देखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स ने इसका बैकग्राउंड पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियोस देखा होगा, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा यहाँ लिखी हुई बातें। और जिन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आए, बाउंस हो जाए, तो एक बार प्रीवियस वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद वापस यहाँ से आके पढ़िए, बाउंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसको। थैंक यू।